And let's quickly cut across to Jawahar Bhavan and listen in to Congress Party Vice President Rahul Gandhi. और लोगों के पैरों के नीचे हम एक फर्श बना दें कि भाई कुछ भी हो, इसके नीचे आप नहीं गिर सकते। किस एरियाज में इनको सबसे ज्यादा मुश्किल होती है? कुछ साल पहले मैं एक गोरखपुर से बंबई में रेल में गया और वहां जो पेंटिंग करते हैं, घरों की पेंटिंग करते हैं, ट्रेन उन लोग पेंटर से भरी हुई थी और उनसे मैंने बातचीत 30 घंटे की और मैंने उनसे सवाल यही पूछा, भैया आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? और उनका जवाब मैं आपको बता देता हूं। मैंने उनसे पूछा कि भैया ट्रेनिंग की कमी है। युवा थे, उन्होंने कहा भैया देखिए ट्रेनिंग की कमी है, मगर मैं अपना काम जानता हूं। बढ़ई भी थे वहां, पेंटर भी थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना काम जानता हूं, मगर बाकी दुनिया मेरा काम नहीं जानती। मतलब जब कोई कंप्यूटर की शिक्षा लेता है तो आप उसको NIIT की डिग्री दे देते हो। मेरी जो स्किल्स हैं उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जानता है और कोई नहीं जानता। और मेरी जो पहचान होनी चाहिए, मतलब मेरी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। तो जो आपने पहले यहां किसी ने कहा था कि आइडेंटिटी की सबसे बड़ी इशू है। कोई गोरखपुर से आता है, बंबई जाता है, वहां उसकी कोई पहचान नहीं है। उसकी स्किल्स क्या हैं, उसने किस किस प्रकार के काम किए हैं, क्या क्या जानता है, वो किसी को नहीं मालूम। और वो हर बार उसको फिर से वो लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ब्रॉडली, अगर ब्रॉड तरीके से हम पॉलिसी को देखें तो अगर हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं, जो शायद इस देश का लक्ष्य होना चाहिए कि जो ये इस देश को चलाते हैं, जो इस देश को खड़ा करते हैं, उनको हम मिडिल क्लास में डालें, ये शायद अगले 5-10 साल का लक्ष्य होना चाहिए कि 5-10 साल बाद ये 70 करोड़ लोग, इनको ऐसे लगे कि भैया हम मिडिल क्लास में आ गए। इनको अगर हम मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं तो इनके पैरों के नीचे फर्श, कंक्रीट डालनी पड़ेगी, सर्टेनिटी। भैया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रोटेक्शन में आपके राइट्स, अधिकार क्या हैं, और वो अधिकार हमें इनको देने पड़ेंगे। जब इनको ये एक बार, मैं पूरा भरोसा करता हूं कि भैया एक बार इनके नीचे आपने फर्श डाल दिया, ये एकदम खड़े हो जाएंगे और इनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पॉलिसी का लक्ष्य होना चाहिए, मेरी सोच है। अब आप कुछ कहना चाहो मैनिफेस्टो के बारे में, प्लीज खुल के कहिए। माखन जी आप मैनेज कीजिए। मैं आपके ये सबसे मुश्किल काम है। एक एक करके मैम, एक सबके पास आए, एक करके जी बोलिए इनको। एक परम आदरणीय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल जी, मेरा नाम पद्माकर गुरु, मैं यूथ इंटक जाजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। मेरा 3 सुझाव है। जैसे पूरे राष्ट्रीय तौर पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रखा गया है, महिलाओं को मुद्दा को लेकर पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को सम्मानित और उनके आवाज को, बुलंदियों को छूने के लिए किया गया है। आप कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से ऐलान होना चाहिए, पूरे दुनिया का मजदूर को एक करने के लिए आप कमीशन फॉर दी वर्कर्स तुरंत लागू अगर करेंगे, पूरे भारतवर्ष में मजदूरों के परिवार से कांग्रेस पार्टी को सारा इतिहास देखेगा और जानेगा। नंबर 2, राहुल जी, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कई सारे मेरे मित्रों ने कही है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तुरंत
आपके माध्यम से आपने एआईसीसी अधिवेशन में मैंने भी किए थे, आपने जो कि 7-8 बिल अभी पेंडिंग हुआ है, चाहे कितने भी कड़ी सच हो, चाहे कितने भी लगन और मेहनत हो, आप अपने कंधे के ऊपर उस सबको लेके सभी माननीय सांसदों के साथ बातचीत करें, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे अपने पार्टी के अंदर हो, उसको पारित करने के लिए जो बेड़ा लिए हैं, अगर आप उसको करेंगे तो मैं और ये पूरे आवाम जो बैठे हैं वो आपको और कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 3, आज आपने एआईसीसी अधिवेशन में आपने बोला कि 50% महिलाओं को आप आने वाला दिनों में सीएम देखने के लिए चाहेंगे। आज महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन नहीं आया। मैं आपको भी निवेदन करता हूं, आप महिला की सम्मान अगर भारतवर्ष में कोई अगर आवाज उठाया था वो आप ही हैं। आप ही ने पहले महिलाओं को सम्मानित करने के लिए बेड़ा आपके कंधे पर लिए हैं। आप 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए ये पहल आप शुरू कीजिए। और लास्ट एंड लिस्ट, मुझे उस दिन भी याद था, ऑस्कर फर्नांडीज साहब और अजय माकन साहब और आपका पी चिदम्बरम साहब बोल रहे थे अपने भाषण में, आउट ऑफ 120 करोड़ पॉपुलेशन में यूथ कॉन्स्टिट्यूट ओनली 64 करोड़ से ऊपर हैं। अगर सचमुच आपके मार्गदर्शन पर भारत के युवाओं के साथ आप जुड़ रहे हैं और युवाओं को चुनौती के साथ भारत को बुलंदियों पर लेने के लिए चाहते हैं, आपको आने वाला 2014 इलेक्शन में यूथ को अपने साथ लेकर उनको टिकट देकर भ्रष्टाचारियों को सत्ता से निकालने के लिए एक मैसेज देंगे तो हम जानेंगे कि राहुल जी के हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के हाथ पूरे भारतवर्ष के साथ, यही नारा आप ही दे पाएंगे। इसी सुझाव के साथ मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका देते हुए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये आंगनवाड़ी की हम इनको ब्रदर बोलिए ना, बोलिए। जितना जल्दी करेंगे तो उतने लोगों को होगा। नमस्कार राहुल गांधी जी, आज मैं ये बड़े सौभाग्य की बात मान रही हूँ कि हम आपके समक्ष हैं और मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो एक गरीबी रेखा से रखी गई है सर, और हमारा इतिहास जो है 40 सालों से है, लेकिन आज तक हमारा ऑनरेरियम जो है मात्र 3300 रुपये मिलता है हमें। और संघर्ष इतना सर कि जो एक गर्भवती होती है उस बच्चे के शिशु से लेकर हम पेंशन, बुढ़ापा पेंशन तक की जो सेवाएं हैं वो हम पूरे भारतवर्ष में दे रही हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। और जो इतना कार्य करने के बाद भी सर हमें बाद में जब रिटायर्ड होते हैं तो हमें खाली हाथ घर जाना पड़ता है। तो मेरी एक तो आपसे ये अनुरोध है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसका पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में एक जैसा ऑनरेरियम हो, जो उसे मान दे दिया जा रहा है। वो कई स्टेटों में बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है और कईयों में बहुत कम दिया जा रहा है। दूसरा सर ये है कि इतनी जो महिलाएं, हमारी स्ट्रेंथ सर इस वक्त 28 लाख है भारतवर्ष में, और जो हमारे एसएचजी ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो हमारे साथ बहुत अधिक संख्या में जुड़े हैं। पर वर्कर 10 ग्रुप भी हैं और इसके बावजूद सर हमारे साथ जो किशोरियां हैं उनकी बहुत संख्या हमारे साथ जुड़ी है, तो वो भी एक हमारे साथ उनका भी हमारे को एक बड़ा सहयोग रहता है। और उनके लिए हमारा जो एक शिशु है उसके लिए हम इतना कार्य कर रहे हैं जब से पैदा होता है तब से आज तक, लेकिन हमें दिया कुछ भी नहीं जाता। अगर उस एवरेज में देखा जाए सर तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यदि 20,000 रुपीज भी दिए जाएं तो वो भी कम है। जैसे अभी हमारी एक बहन ने कहा था कि शायद आईसीडीएस की सेवाओं की कोई कमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कमी वहीं पे आती है क्योंकि उन्हें मात्र 3300 रुपये दिए जाता है। और उनका जो एक अमूल्य रतन है सर, एक बेबी जो है भारत का, जो कि कल को भारत का नागरिक बनेगा, उसकी केयर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है 10 से 3 बजे तक अपने पास। हमारे यहाँ, मैं हिमाचल की बात आपको बताऊंगी सर, कि हमारे पास जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो महिलाएं वो 1-1 लाख का सीजन लगाती है हमारे अपने शिशुओं को हमारे पास रख के। अभी यहाँ एक सुझाव आया था, हाँ जी, राइट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी सर, इसके बारे में आपको क्या लगता है? राइट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने का अधिकार, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? होना चाहिए सर, वो तो बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे? सर जीरो बैलेंस जो खुल रहा है ना सर, वो ही ज्यादा फायदेमंद है और उसी से महिलाओं को भी उससे ज्यादा फायदा हो रहा है सर। ये सर दूसरा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आधार के साथ करा जा रहा है लिंकेज। इनको दे दें माइक मैम, आपने खत्म कर लिया? थोड़ा एक खत्म कर लीजिए फिर।
इसी बारे में कहना चाहूंगी, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल से मुझे मौका चांस मिला तो है कि सबको मिलना चाहिए, आपको हाँ भी जी, मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी जो है उसे नियमितीकरण किया जाए सर। रेगुलाइजेशन अगर उसकी हो जाती है, भले ही 10-12 साल कार्यकर्ता जो कार्यकर काल जो उसका है 10 से 12 साल का हो, लेकिन उसे पूरे भारतवर्ष में रेगुलाइजेशन दी जाए, चाहे आप उसे राज्यों के माध्यम से दिलवाएं या आप खुद दें, जैसा भी आप भारत सरकार कर सकती है। मैं ये चाहती हूँ सर आपसे, और ये इस वक्त एक बहुत बड़ी जरूरत है सर भारत के लिए भी। समय कम है, समय का ध्यान रखिए। ये 1 मिनट इनको दीजिए। महिला से तो मत छीनो भैया। मैं एक्चुअली आएंगे आपके पास आएंगे। सुबह से बहुत कुछ यहाँ सुना और सीखा भी, और लेकिन मैं जो काम करती हूँ, मैंने एक अपना छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, और उसमें जो लेबर है, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, उनके बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। वहाँ दाबड़ी के गंदे नाले के पास जितने बच्चे जो बच्चे जो हैं जो कूड़ा चुनते हैं, जो बिल्कुल पढ़ते नहीं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, पेरेंट्स तो चले जाते काम पर, उनको जाके मैं घर घर से लेकर आती हूँ। 80 बच्चे मैंने रखे हुए हैं और उनको मैं पढ़ाती हूँ, हाइजीन की ट्रेनिंग देती हूँ। थोड़ा उनके लिए थोड़ा बहुत जो सुविधा हो सकती है हम उनसे कुछ नहीं लेते, जो दे सकते हैं वो हम उनको देते हैं, और गोधूली इसके लिए थोड़ी सी हेल्प भी कर देती है, और उसके सहारे पर हम ये कर रहे हैं। मगर मैनिफेस्टो के लिए आपका क्या सजेशन? मैनिफेस्टो में सर मेरा ये है कि ये जो बैंक का आपने कहा, मेरा ये कहना है कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मशरूम की तरह दिल्ली में फैल रही है, और आप स्टेशन पर जाइए, झारखंड की जो ट्रेन आ रही है, आप देखिए कि हजारों की संख्या में औरतें, बच्चे सब आ रहे हैं और घरों में आके काम कर रहे हैं।